हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 10.4 के जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी इसमें हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो पिछले वीडियो की जो लिंक है ये आपको ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मेंशन है ही, तो वहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला जा रहा है लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज, मतलब वेक्टर ए जो दिया है वो ये है a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, यानी कंपोनेंट फॉर्म में दिया है वेक्टर ए बी और सी। और हमको बोला जा रहा है देन शो दैट दिस। तो देखिए, इसको शो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप कुछ अलग अलग तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे शो करना चाहते हैं। चाहे तो LHS ले लीजिए और b प्लस सी और a का क्रॉस प्रोडक्ट करके आप शो कर दीजिए कि ये इसके इक्वल है। चाहे तो LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों को इक्वल शो कर दीजिए। ठीक है, तो अपन क्या ले रहे हैं, अपन LHS ले रहे हैं। LHS को सॉल्व करके अपन RHS लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपने को दिया क्या है, अपने को वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तीनों का कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर हमको दिए हुए हैं, ए ये है, बी ये है, सी ये है। ठीक है, और हमको शो क्या करना है, ये। तो हम LHS उठा रहे हैं। अब LHS में आप देखें, आप किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ए वेक्टर डायरेक्ट हमारे पास है, बी प्लस सी नहीं है, तो हम बी प्लस सी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बी और सी को ऐड करेंगे, आई में आई ऐड होगा, जे में जे ऐड होगा, के में के ऐड होगा। तो आप देखें B1 आई कैप C1 आई कैप, तो ये हो जाएगा B1 प्लस C1 आई कैप। ठीक है, इसके बाद B2 जे कैप C2 जे कैप, तो ये हो जाएगा B2 प्लस C2 जे कैप। ठीक है, फिर B3 प्लस C3 के कैप। बात समझ में आ गई। अब अपन LHS लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिया LHS, यहाँ पर लिखना है अपने को टेकिंग LHS। ठीक है, हमने लिया ए क्रॉस बी प्लस सी, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर सॉल्व करना है, सिंपल जैसा अभी तक हम करते आए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपने को पता है, क्योंकि देखिए अपने पास ए भी कंपोनेंट फॉर्म में है और जो बी प्लस सी है वो भी कंपोनेंट फॉर्म में है। कैसे करते हैं अपने को पता है, अपने को सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो पहली जो रो आएगी उसमें आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में क्या आता है, जो अपना पहला वेक्टर होता है, पहला वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर में आई जे और के कोफिशिएंट, यानी A1 A2 A3। तो यहाँ आ गया अपना A1, यहाँ आ गया अपना A2, यहाँ आ गया A3। फिर दूसरा वेक्टर है B प्लस सी, तो B प्लस सी अभी अपन ने फाइंड किया है, तो यहाँ पर I का कोफिशिएंट, J का और K का, तो यहाँ B1 C1 B2 C2 B3 C3। ठीक है, तो हमने इसको डिटर्मिनेंट में बिल्कुल जमा के लिख लिया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से बेटर है हमको शो करना है यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको जो शो करना है हम बस वो ले आए, हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है क्लास 12th में, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड वाली रो है इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर B1 प्लस C1 है, B2 प्लस C2 है, B3 प्लस C3 है। तो यहाँ से इसको स्प्लिट करके दो अलग अलग हम डिटर्मिनेंट में इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों रो है, पहली रो और दूसरी रो, ये एज इट इज रहेंगे। ब्रेक कहाँ से होगा, B1 प्लस C1 से, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3 से। तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने लिखा आई कैप, जे कैप और के कैप। दूसरी रो भी एज इट इज A1 A2 A3। तीसरी रो में हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला एलिमेंट है B1 B2 B3 यहाँ लिख देंगे, B1 B2 B3, बीच में क्या लगाया, प्लस, क्योंकि इन सभी के बीच में देखिए प्लस है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला हमारा डिटर्मिनेंट आएगा उसमें पहली और दूसरी रो एज इट इज। ठीक है, B1 B2 B3 लिख चुके हैं आप, C1 C2 C3, बीच में प्लस लगा ही हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं
तो ये चीज़ भी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। हमने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो हमने सबसे पहले तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा कि हमको जो शो करना है वो यहाँ से हमारा काम बनते दिख रहा है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आप देखें ये क्या है, यहाँ पर है आपका आई जे के A1 A2 A3, यानी कि जो वेक्टर ए है आपकी उसके सारे के सारे आई जे के कोफिशिएंट, और यहाँ पर है आपका वेक्टर बी, इसके सारे के सारे कोफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि ये है आपका A क्रॉस बी, है कि नहीं, A क्रॉस बी है, ठीक है। यहाँ पर पहली सेकंड वाली रो में अपने पहले वाले वेक्टर के सारे कोफिशिएंट है, दूसरी वाली जो रो है इसमें आपके बी के आई जे के कोफिशिएंट है, मतलब ये क्या है आपका A क्रॉस बी। तो यहाँ पर अपन ने लिखा, ये पहला वाला अपना हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसके बाद फिर बीच में क्या लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए। इसके बाद दूसरा वाला डिटर्मिनेंट अगर आप देखें तो ये है आपका आई जे के, दूसरी रो में है A1 A2 A3, मतलब A क्रॉस C1 C2 C3 A क्रॉस C। तो आप खुद देखिए, हम लेकर चले थे LHS A क्रॉस B प्लस C, और आ क्या गया हमारा RHS A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो इतना सिंपल है ये। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट अलग सॉल्व करिए, फिर उसको सॉल्व करके अलग डिटर्मिनेंट लाइए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, लेंदी मेथड जाएगी। लेकिन जब शो करना है, जब हमारा बड़े आराम से काम बन रहा है, तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे हमको ये वेक्टर दिए हुए थे, बी प्लस सी हमको थोड़ा अलग से फाइंड करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद ए क्रॉस बी प्लस सी हमने फाइंड किया, फाइंड नहीं मतलब सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखा। फिर हमने देखा डिटर्मिनेंट की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा दी कि थर्ड वाली जो रो है इसमें हमने क्या किया, जो हमारे ये बी प्लस सी B1 C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3 थे, यहाँ से डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर दिया, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ये फॉर्म हो गया। हमने ये देखा कि ये जो है ये आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 था, तो ये है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, बीच में प्लस, ये था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, तो ये आ गया आपका RHS, ठीक है। तो LHS लेकर चले थे, RHS ले आए, बस यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाले हैं, और जनरली इस तरह के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, जो कि नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस करने पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर और ज़्यादा अच्छी तरीके से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको बोला क्या जा रहा है, और सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, वहां पर इसी तरह का एक क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो अब सीधी सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है इफ इधर वेक्टर A0 और वेक्टर B0, यानी कि वेक्टर A और B में से अगर कोई भी एक जीरो होता है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। बिल्कुल, ये तो हमने खुद पढ़ा है कि हाँ भाई क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा अगर A और B में से कोई भी एक जीरो हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो हमको ये चीज पता है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए थोड़ा सा अपन अलग से समझते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो A क्रॉस B होता है, अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये अपना A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है। अब हमने ये देखा था कि अगर A और B में से कोई एक जीरो हो गया, ठीक है, अगर A जीरो हो गया या फिर B जीरो हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए लगाना चाहे तो हमको ये चीज पता है कि A और B दोनों में से कोई एक जीरो हो गया तो A क्रॉस B जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो A क्रॉस B जीरो है, A क्रॉस B जीरो है, तो इसके A क्रॉस B के जीरो होने के क्या रीजन हो सकते हैं। ये इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में देखा था। तो A क्रॉस B के जीरो होने के क्या रीजन हो सकते हैं कि या तो A जीरो रहे, या तो B जीरो रहे, या फिर आपका साइन थीटा जीरो रहे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि A क्रॉस B के जीरो होने का रीजन सिर्फ ये ही हो सकता है, भाई इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है, इसलिए जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि आप एग्जाम्पल देके समझाइए कि ये ट्रू नहीं है। तो हमको एग्जाम्पल कैसा लेना है ये आप समझिए बात को। हमको एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि ये दोनों जीरो ना रहे लेकिन A क्रॉस B जीरो हो जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो बिल्कुल प्रॉपर अगर आप समझेंगे, सारी चीजें प्रॉपर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो यहां पर क्या है, इफ इधर
वेक्टर A0 और वेक्टर B0। अगर A वेक्टर या B वेक्टर 0 है तो सीधी सी बात है इनका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला लगता है क्रॉस A क्रॉस B का, उसमें मैग्नीट्यूड की बात आती है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा और B का मैग्नीट्यूड भी 0 रहेगा। ठीक है, सो अगर आप A क्रॉस B या A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जो है ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। ये तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा A क्रॉस B है ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि A और B में से अगर कोई भी एक 0 होता है तो इनका मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा और A क्रॉस B और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 0। लेकिन अब ये बोल रहे हैं क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है उसका अपने को एग्जाम्पल से बताना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बट, हमने बोल तो दिया कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन हमको इसको जस्टिफाई करना है एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल हमको ऐसा लेना है कि A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, लेकिन A क्रॉस B 0 है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल लेना कैसा होगा, हमको इस तरह का एग्जाम्पल लेना होगा जिसमें A और B या तो पैरेलल रहे या फिर कोलिनियर रहे। अब पैरेलल और कोलिनियर की हमारी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हम एक हमारा जो वेक्टर है वो तो सिंपल कैसा भी वेक्टर ले लो, और दूसरा जो वेक्टर है उसमें किसी भी एक स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपके दोनों वेक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट वेक्टर ए हमने लिया आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अब इसमें दूसरा वेक्टर जो भी आप ले रहे हो उसमें किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो। ठीक है, तो हम 3 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप। तो अब आप देख रहे हैं खुद क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये जो दो वेक्टर रहेंगे ये पैरेलल रहेंगे ही रहेंगे। तो वेक्टर पैरेलल किस कंडीशन में होते हैं आपको पता है ना। यहाँ पर देखेंगे आप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है इस तरीके से। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर 3i प्लस 3j प्लस 3 के तीनों में से अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समझ में आ रही बात, मतलब ये हो जाएगा 3a वेक्टर। मतलब ये क्या हो गया लैम्डा ए वेक्टर, मतलब कि इससे 3 गुना रहेगा लेंथ में, बाकी इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। तो मतलब ये पैरेलल होगा दोनों वेक्टर। समझ में आ रही ना बात, बस यही कहानी है पूरी। तो एग्जाम्पल अपने को ऐसा लेना है जिसमें कि अपने दोनों वेक्टर पैरेलल रहे, यानी वही कोलिनियर। ठीक है, तो अपन ने ये एग्जाम्पल लिया। अब आपको दिख रहा है कि वेक्टर ए भी 0 नहीं है, चाहे तो इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर दीजिए। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर ए का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप इन तीनों के कोफिशिएंट 1 1 1 है, यानी कि रूट के अंदर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड कर ही लो, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 27, तो 3√3। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल से अपन बता रहे हैं कि भाई ऐसे कंडीशन उल्टी कंडीशन जरूरी नहीं है। देखो ए भी अपना 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, लेकिन अब इनका अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अपन। नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे और के। पहली रो में आएंगे ए के, ए लेते हैं और इन सभी के कोफिशिएंट। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का 1, तो यहाँ आ गया 1 1 1। ठीक है, फिर क्रॉस बी, वेक्टर बी देखा हमने, आई का कोफिशिएंट 3, जे का भी 3, के का भी 3, तो यहाँ आ गया 3 3 3। अब डिटरमिनेंट हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो ये वाली आपकी रो दिख रही है इसमें सभी जगह से 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया। ठीक है, तो ये आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1, और यहाँ पर भी क्या बचा 1 1 1। अब डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, तो वो जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी,
ध्यान में आया थोड़ा बहुत कुछ कि हमने डिटर्मिनेंट में ये पढ़ा था कि अगर हमारी कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाती है, मतलब एक जैसी हो जाती हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये क्या आ गया, 0। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हटाइए, यहाँ लिखते हैं अपन 3 × 0। ये क्या था अपना, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे थे अपन, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया अपना, 0। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसमें ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, बट ए क्रॉस बी 0 है। तो यहाँ पर हमको ये पूछा जा रहा था कि कन्वर्स ट्रू है क्या, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ए 0 है, बी 0 है, तो ए क्रॉस बी 0 रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी 0 है तो ए भी 0 रहे और बी भी 0 रहे, तो ये 0 नहीं है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल के साथ हमने ये शो कर दिया कि इसका कन्वर्स ट्रू जरूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है, क्लियर। तो लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो लीजिए, इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह का एक एग्जाम्पल भी किया था अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर अपने को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, इसके वर्टिसेस अपने को दिए हुए हैं। तो देखिए, इस तरीके से अपना कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब ट्राइंगल का एरिया वेक्टर से अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपन ने अभी देखा था कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड को हमारे कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बाहर हाफ, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें ए बी वेक्टर इससे बन रहा है, इन दोनों से। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2 और बी के हैं 2 3 5, ठीक है, और ए सी, इन दोनों को ले लेते हैं अपन। तो ए और सी के हैं 1 5 5, और यहाँ पर वेक्टर ए बी फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए सी फाइंड कर लेंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, काम खत्म, ठीक है। बस बात इतनी सी। देखो, अब इसको भी सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहे तो पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड करिए, बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करिए, सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करिए, फिर आप क्या करिए, ए बी फाइंड करने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करिए, ए सी फाइंड करने के लिए ओ सी माइनस ओ ए करिए, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का, तो इतना सब कुछ करना क्यों। अगर आपको दिया ही हुआ है कि पोजीशन वेक्टर है, अपन इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको पोजीशन वेक्टर ही दिया है तो फिर आप उससे करो, जब सीधा सीधा फॉर्मूला है तो अपन उससे क्यों ना करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अपन ए बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, अपने को दिया क्या हुआ है, अपने पास क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए है अपना 1 1 2, बी है अपना 2 3 5 एंड सी है अपना 1 5 5, ठीक है। तो जब अपने पास वर्टिसेस हैं तो आराम से सबसे पहले अपन वेक्टर ए बी फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ना क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, वेक्टर ए बी। तो फॉर्मूला अपना क्या था, अगर कोई भी वेक्टर ए बी अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला था अपना x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में हमने यही फॉर्मूला डिराइव किया था, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सीधा सीधा। जब तक पोजीशन वेक्टर की बात नहीं हो रही है तब तक सीधा सीधा वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब बात आती है कि x1 y1 z1 क्या होगा, x2 y2 z2 क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए, जो इनिशियल पॉइंट रहेगा, पता है ना भाई, ए बी वेक्टर है तो ए इनिशियल बी टर्मिनल, तो जो इनिशियल रहेगा उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 z1, और जो टर्मिनल पॉइंट रहेगा उसके रहेंगे x2 y2 z2। तो सीधा सा है भाई, बी में से ए माइनस कर दो, दैट्स इट, ठीक। इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो। तो ए बी वेक्टर है तो बी में से ए माइनस करो, तो 2 - 1,
आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप 5 माइनस 2 के कैप। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये हो गया आई कैप, 3 माइनस 1 2 जे कैप, 5 माइनस 2 3 के कैप। ए बी वेक्टर आ गया। अब फाइंड करना है ए सी वेक्टर, तो वेक्टर ए सी, तो अभी हमने देखा ए इनिशियल सी टर्मिनल, तो सी में से ए माइनस कर दो, तो सी में से ए माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 1 आई कैप, फिर यहाँ पर 5 है तो 5, हाँ 5 ही है तो 5 माइनस 1 जे कैप, फिर 5 माइनस 2 के कैप। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 0 आई कैप, 5 माइनस 1 4 जे कैप, 5 माइनस 2 3 के कैप। तो यहाँ पर अपने ये दोनों वेक्टर आ गए। ठीक है, एक ये वेक्टर ए बी और ये ए सी। अब अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। अपना ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए सी है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, क्या पता है भाई हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बी और ए सी, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, तो ये तो अपना फॉर्मूला है। अब यहाँ से अपने को ये पता चला कि भाई ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, फिर यहाँ पर रखो, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो अब अपन को पता चल गया कि भाई ये अपना फॉर्मूला है, यहाँ से ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो नाउ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करना है अपने को, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, फाइंड करते तो अपने को आता ही है। तो ये आई कैप आ गया, ये जे कैप आ गया, ये के कैप आ गया। पहला वेक्टर है ए बी, तो ए बी पे गए, आई जे और के कोफिशिएंट, तो आई का 1 है, जे का 2 है, के का 3 है, तो यहाँ आ गया 1 2 3। ठीक, इसके बाद ए सी, तो ए सी में आई जे के का कोफिशिएंट, यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ 3, तो 0 यहाँ 4 यहाँ 3। इसको सॉल्व कर देना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर आई कैप 2 3 6 4 3 12, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 आई कैप। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करते आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये कॉलम गया, ये हो गई 1 इंटू 3, 3 1 3 माइनस 0 इंटू 3 0, तो 3 माइनस 0 3 जे कैप। ठीक, प्लस ये कॉलम गया, ये हो गई 1 इंटू 4 4 0 इंटू 2 0, तो 4 माइनस 0 4 के कैप। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है क्योंकि ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास दोनों एडजेसेंट साइड्स पे जो वेक्टर था उसका अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड करना है, तो यहीं कहीं करते हैं। देखिए, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते भी अपने को आता ही है। -6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 4 4 16। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर ऐड करके लिख देते, तो ये हो जाएगा अपना 61। मैग्नीट्यूड भी अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बस सीधा जो अपना इक्वेशन नंबर 1 में ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला था उसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखते हैं। यहाँ रखा हाफ, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या आया है अपना, अभी अपन ने फाइंड किया √61, बस, और इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया ये स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो लीजिए खत्म। तो बस यहाँ पर अपने को इस तरीके से सॉल्व करना है कि बिल्कुल सिस्टमेटिकली अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
क्योंकि यहाँ पर देखिए जब अपने को कोऑर्डिनेट्स पता थे ए बी और सी के, ए बी और ए सी अपनी एडजेसेंट साइड हो गई, तो अपन ने वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी सबसे पहले फाइंड किया। सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला है, उससे अपन फाइंड कर लेंगे। तो अपन ने ए बी फाइंड कर लिया, ए सी फाइंड कर लिया। बस ध्यान रखना है कि ए बी वेक्टर है तो ए इनिशियल बी टर्मिनल, तो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर दो। ए सी में ए इनिशियल सी टर्मिनल, तो सी में से ए माइनस कर दिया, इससे हमको वेक्टर मिल गए। ठीक है, बस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और खत्म। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा अपने को दिया हुआ है, इसमें कोई अपने को साइड्स फाइंड नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अपने को सीधा सीधा बोल दिया गया है कि ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं और अपने को जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास है, दोनों एडजेसेंट साइड अपने को दी हुई है, बस करना क्या, फॉर्मूला लगाना है और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि इस तरीके से अगर दो एडजेसेंट साइड जो हैं पैरेललोग्राम की साइड को शो कर रही हैं, पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया, तो एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। तो हमको यही बोला जा रहा है कि दो एडजेसेंट साइड को ये दोनों वेक्टर शो कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो हमको ये चीज पता है कि अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बस इतना ही करना है अपने को। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कर लेते उसको सॉल्व। चलिए, तो वेक्टर ए अपने को दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी हमको दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको लिखना है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है बस। तो यहाँ आ जाएगा आई कैप, यहाँ आ जाएगा जे कैप, यहाँ आ जाएगा के कैप। फिर पहला वेक्टर ए है, ए में आई जे के कोफिशिएंट, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 3। फिर बी 2 -7 1, 2 -7 1। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आए, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया। -1 × 1 -1, बीच में माइनस, 7 3 = 21, माइनस माइनस प्लस आई कैप। ठीक, माइनस जे कैप, ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 × 1 1 -3 2 = 6। ठीक है, प्लस के कैप, ये कॉलम, ये रो, 7 1 = 7, -7, यहाँ कर लेते हैं -7, बीच में माइनस। इसके बाद 2 1 = 2, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए क्रॉस बी। तो 21 में से 1 गया तो ये आ गया 20 आई कैप। फिर -6 में से 1 तो -5, माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप। -7 में से 2 गया तो बचेगा 5, माइनस का 5 के कैप। तो ये अपनी वेक्टर आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड 20 का स्क्वायर 400, 5 5 = 25, -5 का स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25। तो ये हो जाएगा अपना 450। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। तो देखिए अपना यहाँ पर अपन इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज आप करें उससे बेटर, थोड़ा सा शॉर्टकट अपन करते हैं इसको। देखिए अपना 5 9 = 45 होता है। ठीक है, तो 25 × 2 हो जाएगा 50 और 5 9 = 45। तो देखिए 25 × 2 हो गया 50, 50 × 9 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 450। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, अब यहाँ से देखिए 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 बाहर आके, और 9 से अपने को मिल जाएगा 3, 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 = 15 √2। क्लियर, समझ में आ गई बात। बस खत्म ही तो हो गया ये, यही तो अपने को फाइंड करना था। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आ गया 15√2। खत्म। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पर अपने को लगाना है स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ था भी नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √2/3, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है भाई? हमको पता है कि जब अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो सीधी सी बात है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो सिंपल भाषा में बताएं तो ये बोला जा रहा है कि भाई ए का मैग्नीट्यूड अपने पास है, बी का मैग्नीट्यूड अपने पास है, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन पता चल जाएगा। देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास? √2/3 है, और क्योंकि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। समझ में आ रही बात? सीधा सीधा नहीं बोला गया कि मैग्नीट्यूड 1 है, बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, जो भी यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, चलो, तो अपने को फॉर्मूला पता है ए क्रॉस बी के हिसाब से, तो फाइंड कर लेंगे। अपने को पता है साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है 1, ए अपना कितना है? मैग्नीट्यूड 3, और इसका है अपने पास √2/3, तो 3 से 3 गया, ये आ गया 1/√2। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पर है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितने थीटा पर 1/√2 वैल्यू देता है? 45 डिग्री पे, और रेडियन में बात करें तो π/4, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4, और अपने से थीटा ही पूछा जा रहा था, थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा इक्वल टू π/4। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए है π/6, बी है π/4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सी में π/3 और डी में π/2 दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या बोला जा रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली इज। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, अपन सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन पता चल जाएगा अपने को। हमको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमको उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिसके वर्टिसेस तो ए बी सी डी हैं, लेकिन ये जो वर्टिसेस हैं इनके वेक्टर्स नहीं दिए, हमको इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। तो देखिए, हमको ये चीज पता है कि कोई भी पॉइंट है, ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए। हमेशा जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो जब हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी, आगे के भी कई कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब भी हमने यही चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो अब यहां पर भाई हमको क्या बोला जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल भी एक तरह का क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है ना? तो भाई हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो जो रेक्टेंगल होता है वो भी हमारा क्या कह सकते हैं हम उसको? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा के हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर देंगे। पहली चीज हो गई क्लियर कि भाई रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे कैसे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से कर सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक, पहली चीज। अब दूसरी चीज, यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो फिगर से समझते हैं अपन। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, और हमको
इस तरीके से अपना एक्स वाई जेड प्लेन बनता है। ये होता है अपना एक्स, ये अपना होता है वाई, और ये होता है अपना जेड। ठीक है, तो हमको ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। मतलब ये वाला जो है ये ए का पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओ ए, ओ ए। ठीक, ये वाला दिया हुआ है, ये यहां लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है ओ बी। ठीक, फिर ये वाला है अपना ओ सी, तो ये ओ सी इस तरीके से जाएगा कुछ। ठीक है, और फिर ये दिया हुआ है ओ डी। क्लियर? ठीक है, अब एक और अलग से फिगर बना के मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए अपने को दो एडजेसेंट साइड की जरूरत होती है। यानी दो एडजेसेंट साइड, कैसी एडजेसेंट साइड? जो कि दो वेक्टर जिनको रिप्रेजेंट करें। तो अपन ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मेन अपने को चाहिए ए बी, और ये सी और ये डी है, तो अपने को मेन चाहिए ए बी और ए डी। तो ए बी और ए डी फाइंड कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये तो अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि भाई किस तरीके से अपने को क्या दिया हुआ है। तो इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ट्राइंगल का एरिया अपन ने फाइंड किया था। तो वहां पे अपने पास क्या दिया हुआ था? कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे वर्टिसेस के। तो अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला था, अपन ने लगा दिया। लेकिन यहाँ पर अब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर से भी अपन साइड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो ए बी वेक्टर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो बी में से माइनस करेंगे। बी में से माइनस करना मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वर्टिसेस दिए होते तो सीधा सीधा उनके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनमें से हम माइनस कर देते, बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते। लेकिन अब क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर बी में से पोजीशन वेक्टर ए माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तब तो ऐसे कर लो, और अगर आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर, तो लिख लेते हैं। और इसमें से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए का पोजीशन वेक्टर ये है, माइनस साइन है, सबके साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। तो देखें, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, बचा क्या? आई कैप प्लस आई कैप, टू आई कैप। जे कैप भी नहीं बचा तो जीरो जे कैप, और के कैप भी नहीं बचा तो जीरो के कैप। ठीक है, क्लियर? चलो, ए बी फाइंड कर लिया, अब ए डी फाइंड करेंगे। ए डी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो डी का पोजीशन वेक्टर कहाँ है? ए बी सी डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए का पोजीशन वेक्टर ये है, माइनस साइन लगा है, मतलब माइनस साइन जब अंदर जाएगा सभी का साइन चेंज, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक, तो प्लस का आई कैप माइनस का आई कैप कैंसिल, मतलब बचा जीरो आई कैप। ठीक, जे कैप दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस, और के कैप भी गया माइनस प्लस, माइनस हाफ जे कैप माइनस हाफ जे कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन जे कैप, हाफ प्लस हाफ वन। ठीक है, के कैप की बात करते हैं तो के कैप तो गया, तो ये हो जाएगा आपका जीरो के कैप। ठीक, तो भाई दो एडजेसेंट साइड आ गई अपने पैरेललोग्राम की, यानी रेक्टेंगल की। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो बस नाउ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी। ठीक, करते हैं। ए बी वेक्टर रहा ये, आई का कॉफिशिएंट 2 है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, तो आई का कॉफिशिएंट 2, जे का 0, के का 0। ठीक है, फिर ए डी को देखें तो आई का कॉफिशिएंट 0, जे का -1 और के का भी 0। इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो यही करते हैं पहले तो थोड़ा सा। आई कैप ये हो गई, ये कॉलम गया 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो ये हो गया 0। ठीक,
माइनस जे कैप, ये कॉलम क्या, ये हो गई 2 इंटू 0 0 0, ये भी 0, ये कॉलम क्या, ये हो गई 2 इंटू -1 -2 -0, बचा क्या सिर्फ आई का कॉफिशिएंट भी 0, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, क्लियर। अब ये फिगर मैं हटा देती हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ए बी और एडी फाइंड किया है, दो एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो अब एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं, अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। देखो आई का कॉफिशिएंट 0, जे का कॉफिशिएंट 0, बचा है के का, तो -2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 2। क्लियर, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है करेक्ट। ए है हाफ, बी है 1, सी है 2, करेक्ट ऑप्शन सी, और डी 4 दिया था। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर हमको क्या बोला गया था, पोजीशन वेक्टर दिए गए थे, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और हमको बोला गया था कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आपने को फाइंड करना था। तो रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक तरह का पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ये जो दो एडजेसेंट साइड है उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो दो एडजेसेंट साइड अपन ने ले ली, ए बी और ए डी। अब यहाँ पर जो वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए थे, अपने को जो वर्टिसेस है उनके पोजीशन वेक्टर दिए गए थे। तो उसका भी अपने पास एक तरीका है कि अगर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया जाए तो जो आपका टर्मिनल होता है, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करो किसी भी कंडीशन में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी टर्मिनल था, ए इनिशियल था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरीके से ए बी फाइंड कर लिया, ए डी फाइंड कर लिया, ए बी ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया, और यही मैग्नीट्यूड हो गया आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 10.4 है वो कंप्लीट हो गई है, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।